जो पहला टॉपिक है आपको दिख रहा होगा कि हमारा ओम का नियम है। देखो ओम का नियम एकदम बेसिक है, आप इसको एकदम साधारण तरीके से समझ सकते हो। देखो ओम का नियम जो बताया गया है ना, वो ये बताया गया है, देखो कि ओम का नियम ये बताया गया कि जो वोल्टेज होता है ना भाई साहब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी जो वोल्टेज होता है यानी जो विभव होता है वो अनुक्रमानुपातिक होता है धारा के, विद्युत धारा आप बोल सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमेशा जो वोल्टेज होता है ना भाई साहब, वोल्टेज एक ताकत की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ताकत की तरह, एकदम ताकत की तरह इसको हमेशा माना कीजिए। आप बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम ताकत, ठीक। वोल्टेज क्या है? एक ऊर्जा है, एक ताकत है। अब ये ऊर्जा ताकत करता क्या है? तो हमेशा क्या करता है ये ताकत, यानी जो वोल्टेज है ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ना, ढकेलने का काम करता है। बात को समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन भैया कैसे? तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी वायर होता है ना, मतलब कोई भी चालक तार है, अब कोई भी चालक तार बना लो, समझना बात को इसको, कोई भी चालक अब तार बना लो, तो चालक तार के अंदर याद रखना, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं यहां पर वो चालक तार है बच्चा। बात समझना कि जो यहां पर मैं शब्द यूज कर रहा हूं वो चालक तार है, यानी चालक का मतलब कोई भी कंडक्टर, ठीक, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जानते हो बच्चा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ा ही एट रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी इधर उधर गति करते रहते हैं, पता नहीं चलता है। इसी चैप्टर में हमने आपको बता रखा है। लेकिन जैसे ही आप इस तार को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो ना, किसी बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता क्या है ना कि ये बैटरी क्या देता है, हमें ताकत देता है, मतलब हमें नहीं, इस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को ताकत देता है। यानी यहां पर पॉजिटिव अगर पोटेंशियल दें, यानी धनात्मक विभव, यहां पर ऋणात्मक विभव, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेंगे। तो यहां पर आप देख क्या रहो कि जब हम बैटरी को जोड़ दे रहे हैं इस चालक तार से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने लग रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे सारे के सारे, सब है कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वोल्टेज एक तरीके से ताकत का काम करता है, एक ऊर्जा का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? इसे वैद्युत ऊर्जा भी आप बोल सकते हो बच्चा, क्योंकि जब वोल्टेज देते हैं यानी हम एक वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। वैद्युत ऊर्जा का जो डायरेक्शन होता है बच्चा, वो हमेशा आप समझना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। आपने देखा है बच्चा कि यहां पर जब पॉजिटिव होगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना बच्चा, वो बाहर की तरफ निकलती है। एक एक चीज, एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दूंगा यहां पर। बस आपको करना क्या है कि ध्यान से समझते रहना है और कॉपी पेन लेकर के कुछ कुछ चीजों को लिखते रहना है। बाकी नोट्स ये प्यारा सा आपके लिए फ्री में है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बच्चा बता रहा था कि यहां पर जो है कि यहां पर पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र को बाहर दिखाते हैं हम यहाँ पर, और नेगेटिव में अंदर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से जो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम ये बताते हैं कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है। तो देखो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, इतना बात आप समझ गए, ठीक ना। तो यहां पर भी तो भैया, यहां पर भी तो हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाया है, इसमें भी तो दो टर्मिनल है, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा आप कहां बता सकते हो बच्चा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये बेसिक आपने चीजें सीख ली, ठीक। यहां पर सबसे जो कंक्लूजन वाली बात क्या है कि जो हमारा जो बैटरी होता है वो एक तरीका का ताकत देता है। किसको? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक निश्चित दिशा में गति कर सके। और आप लोग जानते हो बच्चा, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो यहां पर कि आप लोग जानते हो कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो आवेश प्रवाह की जो दर होती है बच्चा, ध्यान से समझना, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो यहां पर देखो विद्युत धारा तो आ गया। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पर कुल मिलाकर के आवेश अगर प्रवाह होगा वो भी किसके कारण होगा बच्चा, वो भी बैटरी के कारण होगा। क्योंकि जब तक आप बैटरी को नहीं लगाओगे तार के अंदर, तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, और जब तक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे तब तक हमारा धारा का अच्छे ढंग से प्रवाह नहीं हो पाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहाँ पे बच्चा पूरे के पूरे कहानी का कंक्लूजन बस ये समझिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ना एक ताकत की तरह काम करता है, और जब भी ये ताकत अगर आप दोगे तो वहां पर करंट जरूर आएगा। क्योंकि यही जो ताकत है वो वायर के अंदर के, यानी इस तार के अंदर के जो
क्या होते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इस तार के अंदर के, वो उसी इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है, यानी खींचने का, ढकेलने का, जो भी बोल लो आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या इतना दिमाग में आ गया बात? अब यहाँ पर ये चीज आपने समझ लिया कि जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन निकला ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से एक बात आप एकदम कंफर्म कर लो कि यहाँ पर जब भी अब आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, मतलब जब भी वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो धारा जरूर बढ़ेगा भैया, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा तार, मतलब जितना ज्यादा आप तार के अंदर अगर वोल्टेज दोगे, उतना ज्यादा इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित दिशा में फटाफट फटाफट गति करने लगेंगे, ठीक ना, उतना तेज खींचने लगेगा ये कुल मिलाकर के हमारा वोल्टेज। बात समझ में आया? क्योंकि इधर पोटेंशियल पॉजिटिव आप वोल्टेज दोगे, एंड देन यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि इधर फटाफट खींचेगा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज आओ बढ़ाते जाओ तो और ज्यादा, है कि नहीं, उतना ही ज्यादा करंट बढ़ने लगेगा। लेकिन लेकिन बच्चा ये भी याद रखना कि अगर आप इस वायर के अवकाश से बाहर अगर वोल्टेज दे दोगे, तब यह क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मान लो पतला सा वायर है, वो ये वायर जो है पतला सा है, और आपने जो ये वोल्टेज दे रखा है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप ये जो वोल्टेज दे रहे हो ना, मान लो कि 300 नहीं, मान लो कि 700 वोल्ट आप दे रहे हो, तो ये पतला सा तार है भाई साहब, इसके अंदर 700 वोल्ट दोगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, इतना ज्यादा वोल्टेज को संभाल नहीं पाएंगे, और होगा क्या एट लास्ट कि ये इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का गति इतना तेज हो जाएगा ना कि ये क्या होंगे कि ये तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, एकदम साफ बात में, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, जिससे आप बोलते हो तरवा तो जल गया हो, यानी तार तो गलने लगा, यही देख करके तो बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर आप वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो इस तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छटपटाने लगेंगे, और छटपटाते छटपटाते माना कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लेकिन इनकी गति इतनी तेजी होगी कि ये तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, जिसको आप अपने आए दिन में कहते हो अरे तार तो गल गया भाई, है कि नहीं, तार तो क्या हो गया, गल गया। तो यहां पर ये बात आप ध्यान में रखना। अब यहां पर अगर इतना बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो चलो हम नोट्स देख लेते हैं यार कि इसमें लिखना क्या है, ठीक ना। देखो कॉन्सेप्ट को समझना आगे है आपको, एंड देन उसके बाद तो नोट्स सही है यार, आपके पास सेम नोट्स मिल जाएगा। कुल मिला के मजेदार से आपको क्या करना क्या है कि नोट्स को डाउनलोड करो, अब तैयारी करो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक हम हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया है कि एक सर्किट ले लिया है, इस तरीके का सर्किट आप दिखा सकते हो एग्जाम में भी, ऐसे इस तरीके का जब सर्किट आप दिखाओगे ना एग्जाम के अंदर, तो जो टीचर के सामने आपका जो पर्सनालिटी होगा ना थोड़ा अमेजिंग तरीके का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो इतना बात समझिएगा। देखिए तो सर्किट में एक एमीटर लगा दिया है, या देखो ये सर्किट में सब चीज के बारे में बता दे रहे हैं, एमीटर लगा हुआ है, ये करंट को मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापेगा, ठीक ना। ये जो एमीटर होता है हमें श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यार। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, तो ये समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। एंड दिस इज द रियो स्टेट, इसको बोला जाता है बच्चा, रियो स्टेट बोला जाता है, ठीक ना, या एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है बच्चा? एडजस्टेबल रेजिस्टेंस या रियो स्टेट बोला जाता है। इसका काम क्या बच्चा? इसका जानते हो काम, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक ना, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जस्ट लाइक जैसे पंखा में आपका नहीं एक कुंडी लगा रहता है, पंखा में बोर्ड है तो बोर्ड में एक तो कुंडी लगा रहता है, इस पे 1 2 3 4 नंबर लिखा रहता है, तो अगर ये बोर्ड का कुंडी को अगर आप लोग पंखा को तेज कम करना है तो 1 पर घुमा दिए, 2 पर घुमा दिए, 3 पर, 4 पर, 5 पे, फिर 0 रहता है, तो 0 पर क्या हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा। तो वो भी एक रियो स्टेट की तरह काम करता है। तो ये करता क्या है बेसिकली यहाँ पर, ये पंखा वाला आपका भैया, कि पंखा वाला पंखा को तेज कम करता है कि नहीं, कैसे कम करता है, क्योंकि वो करंट को कंट्रोल कर लेता है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट का अगर करंटे कंट्रोल कर लिए तो वहां पर पंखा तो तेज कम चलेगा ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक ना, तो इतना बात कंफर्म कर लो यहाँ पर। अब इस तरीके का सर्किट यहाँ पर बना दिया गया है, ये भी देखो बैटरी है, बैटरी इस तरीके से जुड़ा गया है, इसको कुंजी बोला जाता है। क्या अब ये कुंजी क्या है, बंद है। ऐसे अगर कुंजी रहता है बच्चा, ऐसे इस सब के बारे में बताऊंगा बच्चा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये कुंजी अगर ऐसा है तो ये ओपन कुंजी है, यानी ओपन की है, और यहाँ पर ये बंद हो जाता है, ऐसे कर दोगे तो बंद हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलिए अब यहाँ पर नोट्स के बारे में आप देख लो थोड़ा सा, ठीक ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक एक थे, जॉर्ज साइमन ओम जिनका नाम था, इसका इंग्लिश में भी, इनका इंग्लिश में भी हमने नाम लिख दिया है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, ठीक ना, एकदम मलाईदार कोफ्तादार। देखे ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा वाली धारा के संबंध में कुछ बताया, ठीक ना। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा दिया है, ठीक ना। देखो जो भी मैंने बताया ऊपर वही चीज लिखा होगा इसमें, और कोई नहीं, ठीक ना। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो
जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें अगर ऊपर छुट गई हैं तो यहाँ पर बता देंगे यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लिखे, अब यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब देखिए भौतिक अवस्था का मतलब ये है ना बच्चा, यहाँ पर देखिए अगर हमने ये चीज अभी आपको ऊपर बताया और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका भौतिक अवस्था का मतलब ये है ना कि अगर तार मान लीजिए इतना लंबा है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इसमें 20 वोल्ट दे रहे हैं, 20 वोल्ट मत दो, चलो तार को जो फाड़ने का नियम आपको बताया था ना, वही वाला समझो यहाँ पर, ठीक ना। मान लो कि वहां पर हम दे रहे थे 700 वोल्ट दे रहे थे, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा गति करेंगे और छुटकुट तार को फाड़ करके गला देंगे, ठीक। लेकिन सपोज दैट हमारे पास जो तार है ना बच्चा, वो तार मोटका वाला है, इतना मोटका वाला है, इतना मोटका वाला है, सपोज दैट तार हमारे पास इतना मोटका वाला है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, छोटका छोटका, इलेक्ट्रॉन्स का साइज तो बदल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होंगे, लेकिन इतना मोटका तरवा में अगर आप 700 वोल्ट देते हो बच्चा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चा? क्योंकि इसका देखो क्या है ना कि इतने पर अगर आप देते हो तो तार गल जाएगा, करंट भी खराब हो जाएगा, करंट उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि तार तो खराब हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मतलब होगा थोड़ा मोड़ा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अगर इसमें अगर आप क्या करते हो ना कि 700 वोल्ट दे देते हो, तो इसमें ये तार जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो लंबाई अधिक है और इसकी लंबाई कम है। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के जो करंट और वोल्टेज है ना, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि भैया अगर अगर इसको परिवर्तन कर दोगे, मान लेते हैं भैया, देखो ऐसे नहीं मानो तो ऐसे मान लो कि मान लो इसमें 20 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक ना, तो 20 वोल्ट दे रहे हैं तो ये जो करंट उत्पन्न करेगा ना 20 वोल्ट के हिसाब से मान लो 2 एम्पीयर का करंट उत्पन्न कर रहा है, बात को समझिएगा। लेकिन अगर इसी को 20 वोल्ट दोगे ना भाई साहब, ये 20 वोल्ट, इसको 20 वोल्ट दोगे ना, 20 वोल्ट अगर देते हो आप इसको, तो ये जानते हो 0.5 एम्पियर का करंट ही केवल उत्पन्न करेगा। क्यों 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 भैया? ये तार ज्यादा लंबा हो गया है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस नाम का एक शब्द होता है, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट। अभी इसके बारे में एकदम पूरा बात करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि 20 वोल्ट यानी ताकतवा तो उतना ही दे रहे हैं, ताकत से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ढकेला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम धारा हमारा उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक धारा उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि तार का लेंथ बदल गया है, और जब लेंथ बदलेंगे, क्षेत्रफल बदल देंगे, पदार्थे बदल देंगे। अब यहाँ पर अगर सिल्वर के ले लेते हैं, ये अब सिल्वर के ले लेते हैं, ठीक ना, दोनों सिल्वर के ले लेंगे तो अच्छा खासा करंट उत्पन्न होगा। लेकिन अगर दोनों लोहा के ले लेंगे तो लोहा में क्या होगा कि लोहा में दोनों पदार्थ अलग अलग होने तो करंट अलग अलग उत्पन्न होगा। बात को समझिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इसको। क्या इतना बात समझ में आ रहा है गुरु? तो यहाँ पर वही शब्द लिखा गया है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहे। नियत का मतलब बदलिएगा मत, तभी ये वाला चीज सही रहेगा कि मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना धारा उत्पन्न होगा। ये तो पता चला कि तार की लंबाई बदल दिए, अगर तार इतना छोटा था, तार इतना छोटा था, ठीक ना, और फिर तार इतना बढ़न कर दिए, उसको खींच खाच के चाहे दूसरा तार ले आए, तो अगर इसमें 20 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 एम्पियर पैदा हो रहा है, तो अगर इसमें 20 वोल्ट देंगे ना तो इसमें जानते हैं 2 एम्पियर पैदा होगा। का है कि यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये नियत नहीं रखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे तार इतना लंबा था, अब तार अगर इसमें 30 वोल्ट कर देंगे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ और पैदा होगा। मान लीजिए 30 वोल्ट कर दिए तो मान लीजिए कि 8 एम्पियर करंट पैदा हुआ, ठीक ना। तो ऐसे से अगर जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ये करंट उत्पन्न होते जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्य कर दिए कि तार को बदलने लगे, तार के क्षेत्रफल को चेंज करने लगे, तो यहाँ पर जब वोल्टेज दोगे ना तो उसके हिसाब से फिर नहीं बदला, मतलब उसके हिसाब से करंट नहीं पैदा कर पाओगे आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये सबको नियत रखने के लिए बोला जा रहा है कि ये सब नियत रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद सोचो यार कि अगर वोल्टेज है इतना, देर हो वोल्टेज इतना उत्पन्न हो जा रहा है, तरवा को अगर बड़ा कर दिए या फिर दूसरा तारे ले आए, तो क्या इतना वोल्टेज दोगे तो इतना ही पैदा होगा, अलग अलग ना होगा, फिर ये रिलेशन गड़बड़ा जाएगा ना कि हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए तार की भी लंबाई, ताप की, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो नियत रखा जाता है। तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर किसके बराबर होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, तो करंट आई के। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और हमारा जादूगर आएगा, उस जादूगर का नाम है कौन? प्रतिरोध भाई साहब। देखो यहाँ पर अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने, यहाँ पर बराबर का साइन लगाया, तो यहाँ पर क्या है, स्थिरांक आ गया है। स्थिरांक का मतलब नियतांक, और नियतांक वो क्या है भैया? आर है, यानी स्थिरांक को हटा करके हम आर लिख देंगे। तो यहाँ पर v बराबर में क्या आ जाएगा हमारा पास फॉर्मूला? आर आई।
अब यहाँ से आर की जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो अभी गुणा में है इसके साथ, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये देखो एक्सप्रेशन आ गया। एंड बी बराबर लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बराबर आई आर। अब यहाँ पर जहां पर आर क्या कहलाता है भाई साहब, आर कहलाता है चालक का प्रतिरोध। क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, आर कहलाता है भैया चालक का प्रतिरोध, तो इसकी बात समझिएगा, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या इतना बात कंफर्म हो गया, क्या इतना बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक ना। यह धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध करता कुछ नहीं है, बस क्या करता है कि धारा के मार्ग में रुकावट को दिखाता है। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए प्रतिरोध के बारे में अगर और डीपली जानना है तो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अब ये कैसे धारा के मार्ग में रुकावट को पैदा करता है भैया। देखो अगर मान लो कोई चालक है, मान लो कोई तार है, ठीक ना, एकदम सिंपल, यहाँ पर एक तो बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर एक तो बल्ब जोड़ दिए, करंट दे दिए, तो ये सब जो बल्बुआ है ना गुरु, ये सब जो बल्बुआ लगा रहे हैं हम, ये सब बल्बुआ ये प्रतिरोधित है ना, प्रतिरोध का ही तो काम कर रहे हैं कि नहीं। ये धारा के मार्ग में रुकावटें तो पैदा कर रहे हैं ना, पंखा लगा दो, फ्रिज लगा दो, टीवी लगा दो, कूलर, सब प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि कभी भी जब प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध क्या होता क्या है, कि अगर मान लो एक तार का भी प्रतिरोध होता है, बात समझिएगा, एक तार का भी प्रतिरोध होता है। कैसे, तार भी तार भी धारा को रोकने का काम करता है। देखो हमेशा जो हमारा जो धारा उत्पन्न करता है वो इलेक्ट्रॉन ही उत्पन्न करता है, ये बात समझिएगा, है ना। धारा उत्पन्न करने के पीछे कारण क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज जोड़ दिए हम यहाँ पर, मतलब वोल्टेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर केवल इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए अभी हम लोग, ठीक है, केवल ये इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ लड़ेगा भिड़ेगा। तो अगर इस वाले भी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लड़ेगा भिड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्ट आएगा वो, एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जब लड़ेगा भिड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएगा, और गति नहीं कर पाएगा तो आप जानते हो जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा घंटा आपका करंट नहीं उत्पन्न होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है भैया कि आवेश प्रवाह की दर, ये सिंपल सा एकदम छुटकुस आवेश प्रवाह, प्रवाह कहाँ लिख दिए हो, गजब बवाल कर दिए यार तुम तो। आवेश, आवेशों नहीं लिख ले जा, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह कहाँ होगा, आवेश के मतलब प्रवाह होगा, ऐसा बात नहीं भैया, लेकिन टकराएगा बहुत ज्यादा, मतलब टकराते टकराते बहुत ज्यादा जाएगा ना। तो यहाँ पर लास्टली होगा क्या कि ये टकराते टकराते जाएगा तो ये मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएगा, यानी मुक्त रूप से प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ ये भी जो तार है ना, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट को ही तो प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये भी रुकावट अपने मतलब आपस में भी रुकावट थोड़ा पैदा करेंगे ना, क्योंकि लड़ेंगे भिड़ेंगे, जाहिर सी बात ये यहाँ से आएगा तो इसके साथ लड़ भिड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी रुकावट उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर भी प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध या तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो, मतलब कोई भी चीज, बल्ब फ्रिज, तो भी प्रतिरोध का काम करेगा। किसी भी तार का भी प्रतिरोध होता है, जैसे सिल्वर का जो तार होता है ना उसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, यानी उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इतना बढ़िया चौचक रहते हैं कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फटाफट एकदम ईमानदार रहते हैं और फटाफट पहुंच जाते हैं। तो ये तार बहुत कम इलेक्ट्रॉन को रोकता है, बात समझ में, मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक ना। ठीक, आवेश मुक्त रूप से थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बह पाते हैं इसमें, इसीलिए क्या होता है कि सिल्वर को अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि आवेश अगर मतलब कम लड़ भिड़ रहे हैं इसके अंदर, तो कम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मुक्त रूप से ये प्रवाह होगा, और वहां पर क्या होगा, हमारा करंट अच्छा खासा उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है, अब अगर कल का कम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो इसीलिए सिल्वर क्या होता है ना, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। वही आयरन को अगर ले लेंगे तो आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा लड़ते भिड़ते हैं, बहुत आरामी किस्म के साथ होते हैं ये सब, ठीक ना। देखो अच्छा देखो अब यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है वगैरह वगैरह, ठीक ना। इतना कहानी आप समझ लिए, तो अब आप हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। अभी और भी बात करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इसके बारे में यानी प्रतिरोध बबुआ के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रतिरोध बबुआ के बारे में बात करेंगे हम लोग, बात समझ में आ रहा है। तो चलो और आप नीचे देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक ग्राफ भी देख लिए, फिर विद्युत धारा पे आते हैं। अभी जितना ही बताया था ऊपर उतना आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। हमने क्या बताया कि जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे क्या बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा, ठीक ना। अगर वोल्टेज घटा दोगे तो I भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जो VI मतलब कि वोल्टेज और
करंट के बीच में जो ग्राफ आता है ना, इस तरीके से पैरेलल जाता है। पैरेलल का मतलब ना, देखो जितना ये पार्ट है उतना ही तो ये पार्ट है ना, यानी जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना ही धारा बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अरे ये वाले देखो, ये वाला जितना पार्ट है वो भी इतना ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो इतना पार्ट है उतना ही तो यहाँ है ना, तो यहाँ पर ये दोनों दोनों के दोनों चीजें बराबर है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो इस चीज से कि इसका जो ग्राफ जाता है स्ट्रेट जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, धारा बढ़ते जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक ना?